न्यूयॉर्क के चौराहे से लेकर के इस सामान्य गांव की रोड के किनारे भी मनाया जाता है। शायद पूरे पृथ्वी पर वर्तमान समय में कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिसकी जयंती इतने भव्य तरीके से और इतने बेहतर तरीके से पूरे विश्व में मनाई जाती है। और अब तो हम लोग इस कदम देख रहे हैं कि दो सप्ताह पहले 14 अप्रैल को ही जयंती मनाई जाती थी और कुछ विशेष स्थानों द्वारा और कुछ विशेष लोगों द्वारा कुछ विशेष उद्देश्यों से मनाई जाती थी। लेकिन आज हिंदुस्तान में संसद से लेकर के शायद कोई सड़क बाकी होगी जहां पर इस जयंती का आयोजन न किया जाता हो। सर्वप्रथम मैं असमानता के खिलाफ क्रांति लाने वाले तथागत महामानव बुद्ध को, जिन्होंने दुनिया में लोग कहते हैं कि धर्म चलाया, मेरा मानना है कि धर्म नहीं, केवल और केवल उन्होंने इस बात की लड़ाई लड़ी कि पृथ्वी पर जो भी पैदा होता है, जिस भी तरह का मनुष्य है, सब एक जैसे हैं। प्रकृति ने उन्हें एक जैसा बनाया है, उनके अंग एक जैसे बनाए हैं, उनको ब्रेन एक दिया है, उनको 2 आंखें सबको दी हैं, 2 हाथ सबको दिए हैं, 2 पैर दिए हैं। परिस्थितियां अलग हो सकती हैं और परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति का रंग रूप अलग हो सकता है, लेकिन उनको बनाने वाले ने उनमें कोई फर्क नहीं किया है। यहाँ पर फर्क जो हुआ है यहाँ के लोगों ने ही किया है। सर्वप्रथम मैं ऐसी शख्सियत को तहे दिल से नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के उपलक्ष्य में जो जयंती आयोजित की गई और बहुत सारे अभिभावक गण यहाँ पर बैठे हैं, मैं 2 बिंदुओं से अपनी बात शुरू करूंगा। एक घटना है नेपोलियन की, और उस नेपोलियन की तुलना में आपको अभी बताऊंगा। जैसे कि जब नेपोलियन यूरोप में था, एक ऐसी शख्सियत थी जिसके संबंध में कहा जाता है कि उसने सिकंदर ने तो विश्व विजय नहीं किया, लेकिन नेपोलियन ने जो किया वो इतिहास में सिकंदर से बड़े और बेहतर रूपों में दर्ज है। केवल उसने विश्व विजय ही नहीं किया, दुनिया में बेहतर सुधार भी किए। और वो नेतृत्व कैसे करता था उसकी एक कहानी है, क्योंकि उसी तरीके से हमारे इस तक्षशिला कॉन्वेंट के संस्थापक माननीय शैलेंद्र जी उसी तरीके से जिस उम्र में नेतृत्व कर रहे हैं, वो एक तरीके से नजीर है ऐसे क्षेत्रों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो दबे कुचले और वंचित तबकों से आते हैं। तो नेपोलियन की सेना को एक यूरोप में आल्प्स पर्वत पड़ता है, और उस आल्प्स पर्वत के विषय में ख्याति थी कि कोई ऐसी दुनिया में शख्सियत नहीं जो आल्प्स पर्वत को पार कर सके। तो नेपोलियन ने जब ये सोचा कि हमको आल्प्स पर्वत पार करना है, तो उसके सैनिकों ने और उसके साथियों ने मना कर दिया कि भैया आल्प्स पर्वत पार करने पर कोई जीवित नहीं बचता है, हम उसको पार नहीं करेंगे। तो उसने कहा अगर पार नहीं करेंगे तो इतना तो कर सकते हैं कि मुझे आल्प्स पर्वत तक छोड़ आइए, और उसके बाद फिर आप लोग वापस चले आइएगा और मैं उसको अकेले पार करूंगा। उसने इसी बीच अपने सैनिकों से पूछा कि क्या किसी ने आल्प्स पर्वत देखा है? तो उनमें सब ने कहा कि हमने तो आल्प्स पर्वत नहीं देखा है। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप हमें आल्प्स पर्वत तक छोड़ आइए और उसके बाद आप लोग ससम्मान वापस चले आइएगा, मैं आल्प्स पर्वत पार करूंगा। रास्ते में उसको एक बुढ़िया मिलती है और उसने समझाया कि बेटा आल्प्स पर्वत पार ना करो, क्योंकि उसको पार करने वाला कोई जीवित नहीं बचता है। तो उसने कहा बूढ़ी माई से, अपना गले का हार उतारा और कहा कि ये मैं हार आपको पहनाता हूं, और अगर मैं वापस लौट के आई तो आप ये हार मुझे पहनाना, और ना वापस आऊं तो ये आप हार मूल्यवान ले लेना। उस बुढ़िया को समझ में आ गया कि ये शख्स ऐसा है जो आल्प्स पर्वत पार जरूर करेगा। उस बुढ़िया ने वापस उसको हार गले का पहना दिया और कहा कि वास्तविकता में आप इस आल्प्स पर्वत को पार कर लेंगे। नेपोलियन आल्प्स पर्वत तक पहुंचता है और उसके बाद आल्प्स पर्वत ऊंचा और भव्य दिखाई देता है। तो उसके साथियों ने कहा कि क्या यही आल्प्स पर्वत है? तो उसने अपने सैनिकों को, अपने साथियों को समझाया कि क्या तुमको लगता है आल्प्स पर्वत इतना ही ऊंचा होगा? आल्प्स पर्वत तो बहुत
वहां से कोई जीवित लौट के नहीं आता है। आल्पस पर्वत इससे बहुत ऊंचा होगा। और उसने कहा कि आप इसके आगे चलेंगे तब आल्पस पर्वत मिलेगा। तो उसके बाद उसके साथियों ने उसके साथ हो लिया और धीरे धीरे पर्वत पार करते रहे। और जब पर्वत पार कर लिए तो उसके बाद फिर साथियों ने पूछा कि आगे तो कोई पर्वत दिखाई ही नहीं देता, अभी कितनी दूर है पर्वत? तो उसने कहा कि कौन सा आल्पस पर्वत? तो उसने कहा वही आल्पस पर्वत जिसको दुनिया पार करने से डरती है। उसने कहा कि वो आल्पस पर्वत तो बहुत पीछे छूट गया है। तो जिसका नेता ऐसा होता है कि उसके सैनिकों को आभास भी ना हो और आल्पस पर्वत पार कर ले, जिसके विषय में ख्याति रहती है, तो ऐसी शख्सियत भाई शैलेंद्र जी, जो उम्र में तो बहुत कम है लेकिन जज्बात उनके उसी तरीके से है कि एक बड़ा माता है। और दूसरी मैं इस संस्था के प्रत्येक व्यक्ति को समझाना चाहूंगा कि आप लोग घबराइएगा मत, इसलिए कि आज एक हमारे आपके बीच में ही ऐसे व्यक्ति और ऐसे शख्सियत हैं जिनके बाबा साहब के नाम पर रायबरेली में किसी ऐसी शख्सियत के उतने स्कूल नहीं है। जब लोग दुकान खोलना नहीं पसंद करते, उस आदमी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से स्कूल कॉलेज स्थापित करने शुरू किए। तो आपको तो शायद बिल्डिंग भी मिल गई है, उस व्यक्ति को कोई बिल्डिंग देने के लिए भी तैयार नहीं था कि वो स्कूल चला सके। तो कुछ दुकानों के पास कुछ ऐसे ही रोड पर दुकानें थी और वो दुकानें एक ऐसी शख्सियत की थी जो इस्लाम बिरादरी से थी। तो हमारे समाज को तो लोग किराए पर बिल्डिंग भी देना नहीं पसंद करते, और उन्होंने जब प्रारंभिक तौर तरीके पर स्कूल खोला, क्योंकि आसपास कहीं पर स्कूल नहीं थे, तो जब उन्होंने स्कूल खोला तो उनको बहुत हेय दृष्टि से देखा गया, क्योंकि आज से कम 25 साल पहले का वो कारनामा था। उसके बाद उनके बच्चे जो थे, आपके बच्चों को तो बैठने के लिए सीट उपलब्ध है, उनके बच्चे तपती धूप में ईंटों पर बैठते थे। जैसे कि गांव में बहुत सारे यहाँ के बुजुर्गों ने शिक्षा प्राप्त की होगी कि कुछ पेड़ों के नीचे बैठ करके और छांव ढूंढ करके उनका एजुकेशन हुआ होगा, और ईंटे पत्थर या अपने घर से लाई गई बोरी या चटाई में बैठ करके शिक्षा प्राप्त की होगी। सीट भी उपलब्ध नहीं हुई थी। उस शख्स ने इंटर कॉलेज एक नहीं 3 इंटर कॉलेज बनाए, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम बनाए, और महिलाओं के लिए महिला डिग्री कॉलेज बनाया। 18 बीघों में आज उसके स्कूल स्थापित हैं इसी रायबरेली की सरजमी पर। तो आपके लिए, पूरी टीम के लिए मैं कहना चाहूंगा कि संसाधनों पर आप मत सोचिएगा। संसाधन बहुत कम होते हैं, फिर भी जो जज्बे वाले लोग होते हैं वो बहुत बड़ी इमारतें स्थापित करके जाते हैं। जिनको पानी पीने का अधिकार नहीं था, आज उन्होंने पानी पीने का ही नहीं, अभी उसी समाज की ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पूरे विश्व में या पूरे भारत में पानी बंटवाने की फैक्ट्रियां खोल रखी हैं। कभी महान सत्याग्रह 1927 में हुआ था, जब दलितों और वंचितों को किसी भी धर्म और किसी भी जाति के लोग पानी पीने के लिए तालाब में अनुमति नहीं देते थे। उसी समाज की आज शख्सियतें हैं। इसी अमेठी जिले में अगर पता करेंगे तो करोड़ों के उनके प्लांट हैं और इसी समाज से बिलोंग करते, जिनको अछूत माना जाता है, और वो किसी और की बदौलत नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बदौलत हुआ है। तो आप जिस मकसद के लिए हैं यहाँ पर, चाहे अभिभावक हो चाहे शिक्षक हो और किसी भी जाति और धर्म को बिलोंग करने वाले हो, मैं अपने पूर्ण विवेक और होशो हवास में पूरी तरीके से दावा कर सकता हूं कि आने वाला कल केवल और केवल डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा का होगा। वो हिंदुस्तान में किसी भी शख्सियत, किसी भी धर्म की विचारधारा नहीं चलेगी, क्योंकि आपने अभी जैसा देखा, हम लोगों ने जो जयंतियां बनाई है वो केवल और केवल गली कूचों और मोहल्लों में बनाई है। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती न्यूयॉर्क के चौराहे पर और इतने भव्य तरीके से समता दिवस के रूप में मनाई गई कि शायद पूरा विश्व देखेगा। और संसद से सड़क तक आपके यहाँ कोई विधानसभा ऐसी नहीं होगी जो डॉक्टर अंबेडकर की जयंती न मनाती हो। और तेलंगाना में जो एक छोटा सा राज्य है, 29 जुलाई 2014 को स्थापित हुआ, उस राज्य ने इस हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रतिमा डॉक्टर अंबेडकर की अभी इस साल में स्थापित की है। और उस जयंती को केवल इसलिए नहीं मनाया जाता
कुछ लोग उस जयंती को समता के रूप में मनाते हैं, कुछ सामाजिक न्याय के रूप में मनाते हैं, कुछ भीम जयंती के रूप में मनाते हैं, कुछ डॉक्टर अंबेडकर का जन्म दिवस मनाते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आपके बीच में जिस तरीके की स्थितियां हैं, चाहे वो कोई सवर्ण हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे आदिवासी हो, अगर आज उनको किसी तरीके का हक और अधिकार मिला है, अगर किसी को सांसद का चुनाव लड़ने का अधिकार मिला है, तो किसी को मजदूरी में बराबर वेतन प्राप्त करने का अधिकार भी मिला है, तो किसी और की बदौलत नहीं। आज आप देखते होंगे जब मनरेगा में लोग काम करते हैं तो पुरुष और महिला को बराबर वेतन मिलता है। 2005 के पहले पता कर लीजिएगा। मुझे जहां तक संज्ञान है, मैं भी एक गांव से ही बिलोंग करता हूं और एक मजदूर का बेटा हूं। मैं भी जानता हूं कि अगर पुरुषों पर 40 रुपया मजदूरी मिलती थी तो महिलाओं को 15 से 20 रुपया मजदूरी में पूरा दिन सश्रम काम करना पड़ता था और सम्मान भी नहीं मिलता था। एक योजना लागू हुई जिसमें मजदूर को भी आपने देखा है बराबर वेतन मिलता है। अगर किसी पुरुष को बराबर वेतन मिलता है तो महिला को भी बराबर वेतन मनरेगा में भी मिलता है, ना कि केवल नौकरी में। यह अधिकार किसी और का दिया हुआ नहीं है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में आज जितना उजाला है, चाहे वो ज्ञान का उजाला हो, चाहे अर्थव्यवस्था का उजाला हो, और चाहे फिर वो विद्युत का ही उजाला हो, किसी और के मन मस्तिष्क की सोच नहीं है। चाहे दामोदर घाटी परियोजना हो, चाहे सोन नदी घाटी परियोजना हो, और चाहे हीरा कुंडवान परियोजना हो, जिनसे आज हम लोग अपने घरों को रोशन करते हैं और विभिन्न तरीके के उपकरणों को चलाते हुए शानो शौकत से जीते हैं और शानो शौकत से रहते हैं, वो किसी और की विचारधारा नहीं, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा है। और आज हम लोग तन बदन या मन मानसिकता से जो कुछ भी है, पैदा तो अपने माँ बाप की किए हुए संतान हो सकते हैं, लेकिन विचारों से, कपड़ों से, रंग रूप से, गाड़ियों से अगर किसी तरीके से संपन्न है तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से है। और किसी भी समाज के लिए मैं हिंदुस्तान में कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का आधा समाज अपंग था, जिसको महिला वर्ग कहते हैं। अगर महिलाओं को किसी तरीके का अधिकार मिला हो, चाहे वो किसी के राजा रानी रही हो और चाहे वो गरीब घर की महिला बहू बेटी या बहन हो, अगर उसको किसी तरीके का अधिकार मिला है तो किसी और की बदौलत नहीं मिला है, डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत मिला है। वोट का अधिकार भी जितने भी महारानी और महाराजा आपके आसपास एमएलए, एमपी, डीएम, एसपी जितनी भी महिलाएं बनी होंगी, वो पता करके देख ले, वो किसी भी धर्म को मानती हो, किसी भी जात से आती हो, उनको यह अधिकार कोई देने वाला नहीं रहा है। चाहे वो दुर्गा हो, चाहे काली हो, चाहे सरस्वती हो, वो अधिकार किसी और बदौलत नहीं मिला है, डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत मिला है। मेरे अभी ये विचार गांव में है तो हो सकता है कि आपको नागवार गुजरे, क्योंकि आपको सदियों से गुलाम बनाने के लिए धर्म की छड़ी पकड़ाई गई है, कलम नहीं पकड़ाई गई। क्योंकि कलम पकड़ाई गई होती तो आप भी कहीं न कहीं एमपी, एमएलए और सांसद, विधायक, एसडीएम होते और घूंघट काट करके न चल रहे होते, बिल्कुल मर्दों की तरह मर्दानगी में चल रहे होते और आपका भी इतिहास लिखा जाता। जिस तरीके से हमारी बहनें यहाँ संचालन कर रही हैं, आप भी संचालन कर रहे होते, आप भी मुख्य अतिथि होते और आपके भी सम्मान में लोग तालियां बजा रहे होते। केवल धर्म की छड़ी पकड़ा करके आपको गुलाम बनाया है, वो चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, लेकिन आप धर्म की छड़ी के साथ साथ उसको तो नहीं छोड़ सकते, ना छोड़िए, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी बहन बेटियों को, बच्चियों को अब धर्म की छड़ी से ज्यादा कलम की छड़ी पकड़ाइए। जिस दिन आप कलम पकड़ा देंगे, अभी हमारी बहन कह रही थी संचालन करते हुए कि अगर बेटियां शिक्षित होंगी तो एक घर ही नहीं, दो घर रोशन होंगे। मैं आपको ये कह सकता हूं कि सभी रोशन होगी, कोई घर रोशन नहीं होगा। अगर लड़कियों को आपने पढ़ाया, उनको पुरुषों के बराबर हक हुकूक दिया, तो मैं एक परिवार नहीं कह सकता हूं। फातिमा शेख पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने सावित्रीबाई फुले को स्कूल खोलने के लिए अपने घर में जमीन दी थी और उनका सहयोग किया था। और हमारे बीच में एक जाबाज बहादुर साथी हनुमान अम्बेडकर जी बैठे हैं, जो दलितों और वंचितों के लिए काम करते हुए उन्होंने खुद अपने यहाँ इसी तरीके से छोटे बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोल रखी है। हम लोगों के लिए वो एक सीख है, नजीर है कि हम लोग भी जीवन में कुछ ऐसा कर सके ताकि समाज को दे करके जाएं, जिससे समाज हमारा बदल सके, समानता और सौहार्द के पैमानों पर जी सके।
उन्होंने केवल और केवल लिबर्टी फाउंडेशन के द्वारा ही नहीं, उन्होंने फातिमा शेख जी के नाम से जो है सरकी में लाइब्रेरी खोल रखी है और 4-5 गांवों में छोटे छोटे बच्चों के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन और बौद्ध सबके लिए ऐसा सम्मान कि उनको शिक्षा और सम्मान मिल सके, इसके लिए उन्होंने कई सारी लाइब्रेरियां खुलवाई हैं। और ऐसी ही शख्सियत है, उन्होंने अभी काम ऐसा किया है कि उनके यहाँ उसी लाइब्रेरी से पढ़ करके बहुत सारे बच्चे अभी हाल ही में जापान जाने वाले हैं। हम आप तरसते हैं कि हमारा बच्चा, आपका बच्चा पढ़ लिख करके 10,000 की नौकरी कर सके। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो शख्सियत हमारे बीच में बैठी है उसकी वजह से न उसने हिंदू देखा न मुसलमान देखा, उन्होंने केवल और केवल इंसान देखा और उन इंसानों को जगाने के लिए, चाहे उनके साथ जुल्म जाती हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे अर्थव्यवस्था का मामला हो, चाहे सत्ता में भागीदारी का मामला हो, उनको बराबर भागीदारी दिलाने में उसने काम किया है। और अभी 2 दिन पहले हम सब के लिए सौभाग्य की कड़ी है कि जिनके बच्चे दिल्ली और मुंबई कमाते थे वो जापान में जाकर के कम से कम प्रति महीने 2-2.5 लाख रुपए की नौकरी करेंगे और ससम्मान अपने समाज और देश को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। तो मेरा सारे अभिभावकों से ये गुजारिश है कि अभी मैंने जिस शख्सियत और जिस स्कूल की बात बताई थी वो ईंटों पर चला स्कूल, और आज उसके स्कूल के कई बच्चे MBBS और कई डॉक्टर और प्रोफेसर हैं जिनको मैं जानता हूं। और उन्हीं के स्कूल के महिला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिला डिग्री कॉलेज के प्राचार्य माननीय श्री राम कुमार गौर सर हमारे आपके सबके बीच में है। मैं अभी बीच में गया था उनके यहाँ, तो कम से कम 250-300 लड़कियां बैठी थी जिनके मध्य हम लोगों ने बात किया कि आपको सम्मान केवल और केवल शिक्षा और आर्थिक बराबरी के आधार पर ही प्राप्त हो सकता है। तो वो शख्सियत भी हमारे बीच में है कि वहां से बहुत सारी लड़कियां छोटी छोटी नौकरियों में नहीं, बहुत सारे लोगों ने उसी तरीके से जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कोलंबिया और लंदन विश्वविद्यालय से पढ़ाई करके अपने नाम के सामने डॉक्टर की डिग्री लगाई, उसी तरीके से उन पैमानों की स्थापना हुई। तो आप तो आज नहीं समझ पा रहे हो कि आपके बच्चे किस विद्यालय में जा रहे हैं और क्या बनेंगे, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि वो ऐसे बच्चे बनेंगे, ऐसे बच्चे बनेंगे कि जितने भी मानसिक विकृत लोग हैं, वो चाहे जिस भी जाति और धर्म से बिलोंग करते हो, उनकी मानसिक विकृतता दूर करने वाले डॉक्टर इसी तहसीला स्कूल से पैदा होंगे, इसी तहसीला स्कूल से पैदा होंगे। और मुझे उम्मीद है कि रायबरेली अमेठी में और रायबरेली में या अमेठी जिला में ये कॉलेज लगता है, तो अमेठी जिले में जितना यहाँ के सांसद प्रतिनिधियों ने नहीं किया होगा, ये स्कूल आपको दावे के साथ बेहतरी और उम्मीद के साथ आपको बच्चों को वो बनाएगा जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम 1000 सालों में इस हिंदुस्तान में, इस हिंदुस्तान की सरजमी में ऐसे पिछड़े और वंचितों के लिए कोई बदलाव नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि संसद से उतना बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन इस स्कूल से उतना बदलाव हो जाएगा कि आप देखेंगे और आप गर्वान्वित महसूस करेंगे। आपको तो नहीं मालूम होगा कि आपके नन्हे मुन्ने बच्चे ये कितने लोगों के लिए एक मार्गदर्शक और शिक्षक बनेंगे। लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैंने भी शिक्षा के क्षेत्र में 10 साल काम किया है, और जब 10 साल काम किया तो मैंने आपको, कभी आप देखिएगा, आप सोचिएगा, जब आपका बुरा दौर होता है तो आपके साथ अच्छे लोग होते हैं, और जब आपका अच्छा दौर होता है तो आपके साथ बुरे लोग होते हैं। ये उल्टा किसी के साथ भी है, कोई नाते रिश्तेदार हो, किसी तरीके का आदमी हो, जब आपका अच्छा समय होता है तो मुझे उम्मीद है कि आपके पास 90 या 95% लोग गलत लोग होते हैं और 5% लोग केवल और केवल सही लोग हो सकते हैं। आज जैसे स्कूल स्थापित किया जा रहा है, जैसे इसकी नींव रखी गई, हो सकता है आज मुझे उम्मीद है कि आपके पास 95% लोग आपकी बेहतरी और भलाई सोचने वाले होंगे, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे अभिभावक हो, चाहे गार्जियन हो, चाहे आपके शुभचिंतक हो। लेकिन आगे चल करके अगर इनकी बरकरारी, इनकी बेहतरी बनी रही तो आप बहुत आगे चल करके ऊंचाइयों को छुएंगे और आप अपने समाजों में शांति और सौहार्द स्थापित करेंगे, बदलाव लाएंगे। तो मेरा मानना है, और जैसे भी आपको उम्मीद तो नहीं होगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपके इन्हीं बच्चों में बड़े बड़े अफसर बनेंगे, ये मेरा दावा है। और तन से, मन से, धन से जब भी इस विद्यालय को जरूरत पड़ेगी, हम लोग खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जब तक जीवित रहेंगे इस विद्यालय के लिए ससम्मान परिश्रम करते रहेंगे, सहयोग करते रहेंगे। और हमारे बीच में बहुत सारे सम्मानित युवा साथी हैं, वो अपनी अपनी बात बताएंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ
आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और शिक्षकों से कहना चाहता हूं, अभिभावकों से कहना चाहता हूं कि किसी तरीके की आपकी समस्या है, आज तो हम लोग वहां तो में है, जब भी कभी आपको जरूरत लगे, क्योंकि समस्याएं बड़ी नहीं होती है, समस्याओं का समाधान ढूंढना आपके जेहन में होना चाहिए। समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हमारे बाप दादाओं के साथ, हमारे पूर्वजों के साथ इससे बहुत ज्यादा समस्याएं रही। ना तब कुर्सी थी, न सम्मान था, न धन था, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ तक हमें पहुंचाया। तो हमारा दायित्व है कि हम बहुत आगे तक दूरियां चले और अच्छी ऊंचाइयों को हासिल करें। तो जब भी जरूरत लगती है शिक्षकों को, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप डगमगाइएगा नहीं। आपको बहुत सारे लोग, बहुत सारे तरीके का लोग देंगे, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप एक शिद्दत के साथ इस विद्यालय के साथ लगे रहे, तो विद्यालय जैसे जैसे ऊंचाइयों पहुंचेगा, वैसे वैसे आपका कद, सम्मान, धन, ये सब कुछ आपके साथ होगा और आपको जानने वाले भी लोग होंगे। हो सकता है कि आपको ये विद्यालय भी कम वेतन दे पाए, तो ज्यादा वेतन देने वाले प्रलोभन दे करके आपको गुमराह करने का काम करे। तो मेरा मानना है कि सारे जो शिक्षकगण है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, मेरा बहनों से एक गुजारिश है कि आप लोग बच्चों से ज्यादा सीखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आप जब ज्यादा सीखेंगे तो बच्चों को ज्यादा सिखाएंगे। और हम लोग भी अभी सीख ही रहे और आजीवन सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, ये परिपाटी चलती रहेगी। तो मेरा मानना है कि अभिभावकों को भी शिक्षकों पर पूर्ण विश्वास के साथ, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि 3 दरवाजे अगर बेहतर हो जाए तो किसी का बच्चा, किसी की औलाद बिगड़ेगी नहीं। वो 3 दरवाजे हैं, माता और पिता। मुझे उम्मीद है कि आप एक बेहतर माता और पिता हैं, तभी आपने अपने बच्चों के लिए इस स्कूल की तलाश की है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके शिक्षक जो तीसरा दरवाजा है वो भी बेहतर दरवाजे होंगे। और कभी अगर कहीं दिक्कत आएगी तो हम लोग उनको ठीक करने का, उनका सहयोग करने का, उनके साथ बेहतर उनको रास्ते बताने का काम, उनके साथ बेहतर रास्तों पर चलने का काम करेंगे। तो इन्हीं बिंदुओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़।